गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल दादिच, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्राणु की संरचना के बारे में या स्पर्मेटोजोआ की स्ट्रक्चर के बारे में। यदि हम बात करें कि शुक्राणु होते क्या हैं तो हम ये जानते हैं कि ये मेल गैमीट्स होते हैं या नर युग्मक होते हैं जिनका निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा टेस्टिस के अंदर होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस से संबंधित वीडियो मैं डाल चुका हूँ जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के रूप में हैं, जिनको आप मेरे चैनल पे या एस के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर के चैनल पर आप आसानी से इसको देख सकते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें कि शुक्राणु की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि शुक्राणु की संरचना मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बनी हुई होती है। पहला भाग जो होता है वो हेड या सिर होता है। स्क्रीन पे आपके जो डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि स्पर्म के हेड या सिर वाले भाग में जो संरचनाएं दिख रही है उनमें से एक संरचना न्यूक्लियस या केंद्रक है, जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ। न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए अत्यंत कुंडलित या संघनित अवस्था में पाया जाता है। ये डीएनए इनएक्टिव कंडीशन में होता है या अक्रिय अवस्था में होता है, और अक्रिय अवस्था में इसको रखने के लिए कुछ नाइट्रोजनी क्षारक इसके लिए जिम्मेदार होती है। जब निषेचन की क्रिया होती है तो ये डीएनए बाद में एक्टिव हो जाता है तथा रेप्लिकेशन में भाग लेता है। इसके अलावा जो संरचना हेड रीजन में आपको दिखाई देती है वो है एक्रोसोम। एक्रोसोम के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इसका निर्माण है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है तथा ये लाइसोसोम समान संरचना होती है। और गोल्जी बॉडी के से बनने वाली इस संरचना में मुख्य रूप से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम निषेचन की क्रिया के दौरान सेल मेम्ब्रेन या एग की जो मेम्ब्रेन होती है उन एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में ये काम आता है। उसके बाद में यदि हम कहें कि एक्रोसोम है वो आगे की तरफ इसलिए पाया जाता है कि मूवमेंट करते समय स्पर्म का जो हेड वाला रीजन है वो आगे की तरफ रहता है, और इसी रीजन को या यही भाग है वो ओवम के अंदर मोस्टली प्रवेश करता है, इसलिए एक्रोसोम आगे की तरफ पाया जाता है। कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक्रोसोम इनएक्टिव होता है तो वो निषेचन में सक्षम हो जाते हैं या इनकेपेबल हो जाते हैं। ऐसे स्पर्म को हम ग्लोबोजूस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तो एक्रोसोम की बात हम कर रहे हैं। एक्रोसोम के अंदर मानव में जो एक्रोसोम होता है उसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स में हम कह सकते हैं हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। इसके अलावा एक्रोसिन नामक एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, जिनका जिक्र हम आगे जब निषेचन की बात करेंगे तब और करेंगे कि उनका क्या क्या रोल होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि हेड के बाद में जो रीजन होता है वो नेक रीजन या ग्रीवा वाला भाग होता है, जिसको आप स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे हैं। इस रीजन में मुख्य रूप से 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। उनमें से एक सेंट्रियोल जो केंद्र के ठीक पीछे की तरफ स्थित होता है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, तथा दूसरा सेंट्रियोल जो हम कह सकते हैं कि लंबा टेल फाइबर बनाता है उसे हम कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि नेक वाले रीजन में 2 सेंट्रियोल पाए जाएंगे, और ये सेंट्रियोल इनमें से प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो निषेचन की क्रिया के दौरान स्पर्म का न्यूक्लियस जब ओवम में प्रवेश करता है उस दौरान उसके साथ प्रवेश करता है, जबकि डिस्टल सेंट्रियोल का रोल जो होता है वो टेल फॉर्मेशन में होता है। उसके बाद में हम बात करें कि स्पर्म के अंदर जो अगला भाग होता है वो मिडल रीजन या मध्य खंड होता है। मध्य खंड की खास बात ये होती है कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया वो स्पाइरल मैनर में टेल फाइबर के चारों तरफ पाए जाते हैं और एक कवरिंग या शीत बनाते हैं जिसे अपन नेबेनकन शीत के नाम से जानते हैं। इस शीत में लगभग 25 के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेल का पावर हाउस होता है, कोशिका का शक्तिगृह होता है, और यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। तो ठीक यहाँ भी हम कह सकते हैं कि स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा भी एटीपी का निर्माण होता है, और इस एटीपी का यूज़ गति करने के दौरान या मोमेंट करने के दौरान होता है। और इसके लिए ये कहा जाता है कि स्पर्म की टेल के अंदर या टेल फाइबर के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे डाइनिन एटीपेज कहते हैं,
और ये डाइनिन आर्म में ये एंजाइम है वो स्थित होता है, और ये डाइनिन एटीपेज एंजाइम है वो एटीपी को तोड़ने का काम करता है, जिसके कारण एनर्जी या ऊर्जा मुक्त होती है, और यही ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर या गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होकर गति में सहायक होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि स्पर्म का जो मिडल जो रीजन या मध्य खंड होता है उसके अंदर पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्पर्म का मिडल सेगमेंट या मध्य खंड है वो एनर्जी स्टोर के रूप में माना जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि स्पर्म है उसका जो लास्ट वाला भाग जिसे हम कह सकते हैं टेल, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो टेल वाला रीजन है वो सबसे लंबा भाग होता है स्पर्म का, और इसकी सहायता से स्पर्म है वो गति करता है। अब हम ये कह सकते हैं कि टेल रीजन में गति करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि एटीपेज डाइनिन एटीपेज यहाँ पर पाया जाता है, और डाइनिन एटीपेज है उसका जो रोल होता है वो एटीपी को तोड़ना होता है, जिसके कारण ऊर्जा वो मुक्त होती है। अब यदि हम ये बात करें कि कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेल नहीं पाई जाती, जैसे हम कह सकते हैं कि एस्केरिस का स्पर्म या क्रेफिस जिसे अपन कह सकते हैं प्रोक्रैम्बस उसका स्पर्म, उनके अंदर टेल नहीं पाई जाती। इन स्पर्म को जिनके अंदर टेल नहीं पाई जाती उन्हें एफ्लैजिलेटेड स्पर्म के नाम से जाना जाता है, और सामान्यतः इनके अंदर स्यूडोपोडिया के द्वारा मूवमेंट होती है। आप लोग जानते हैं कि स्यूडोपोडिया अमीबा के अंदर पाई जाने वाली लोकोमोटर स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं ऐसे स्पर्म अमीबोइड स्पर्म के नाम से भी जाने जाते हैं। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर स्पर्म के अंदर टेल जो पाई जाती है वो सिंगल टेल होती है, तो उन्हें फ्लैजिलेटेड स्पर्म के नाम से जानते हैं। कुछ स्पर्म जैसे हम कह सकते हैं कि ऑप्सिनस या टॉड फिश के जो स्पर्म होते हैं उनके अंदर टेल की संख्या 2 होती है, और ऐसे स्पर्म को हम बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्म या द्विकसाबी शुक्राणु के नाम से जानते हैं। इसी तरह पाइला जैसे जो प्राणी होते हैं गैस्ट्रोपोड्स मोलस्क होते हैं, उनके अंदर स्पर्म के अंदर टेल की संख्या 2 से ज़्यादा होती है, कुछ मामलों में ये 6 तक हो सकती है, इसलिए हम ऐसे स्पर्म को हेक्साफ्लैजिलेटेड स्पर्म के नाम से जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टेल है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस में वेरिएशंस पाई जाती है, और निश्चित रूप से स्पर्म के लिए ये मोमेंट करने में सहायक होती है। यदि टेल स्पर्म में नहीं हो तो शुक्राणु हैं वो मूव नहीं कर पाएगा। तो ये जो संरचना हम कह सकते हैं कि शुक्राणु की होती है। कुछ स्पर्म या शुक्राणु उनके चित्र आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये अलग अलग प्राणियों के शुक्राणु हैं। कॉर्नर में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो स्पर्म है वो सबसे ऊपर वाला स्टार शेप स्पर्म है, जिसे अपन कह सकते हैं कि प्रोक्रैम्बस या क्रेफिस का है। इसी तरह सबसे नीचे की तरफ हम यहाँ देख पा रहे हैं ये एस्केरिस का स्पर्म है, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी कि एमीबॉइड स्पर्म होता है। इसी तरह आप यहाँ एम्फियोमा का स्पर्म देख पा रहे हैं, जिसके अंदर स्पर्म टेल है वो एक अंडुलेटिंग जो मेम्ब्रेन है उसका निर्माण करती है। तो इस तरह से यहाँ वेरियस स्पर्म या विभिन्न प्रकार के स्पर्म हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद में यदि हम बात करें कि स्पर्म है उसकी लाइफ स्पान या जीवन अवधि कितनी होती है, ज़्यादातर प्राणियों में स्पर्म का जो लाइफ स्पान होता है वो कुछ मिनट तक ही होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि मानव के अंदर इसकी जीवन अवधि इजेकुलेशन के बाद यानी स्खलन के बाद 24 से 48 घंटे तक होती है। कॉड फिश के अंदर हम कहते हैं कि लगभग 1 सप्ताह तक ये जीवित रहते हैं। चमगादड़ में ये जीवन अवधि लगभग 3 महीने की होती है, और सबसे ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो लाइफ स्पान मानी जाती है वो हनी बी के अंदर मानी जाती है, जो 6 से 12 महीने तक इसकी लाइफ स्पान होती है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में बात किए हैं। इससे संबंधित और बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिनको यहाँ शामिल करना संभव नहीं है। यहाँ यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो शुक्राणु की संरचना का बनता है, और संरचना में मैं फिर रिपीट कर दूं कि मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक भाग हेड कहलाता है, दूसरा मिडल रीजन कहलाता है, और तीसरा जो भाग होता है वो टेल होता है। हालांकि कुछ लोग हेड और मिडल वाले भाग के बीच में नेक जो रीजन है उसको भी इसमें मानते हैं, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नेक रीजन में मुख्य रूप से 2 ही संरचनाएं 2 सेंट्रियोल होते हैं, और वो सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल के नाम से जाने जाते हैं। कुछ बुक्स में एक शब्द लिखा जाता है जिसे हम रिंग सेंट्रियोल कहते हैं।
रिंग सेंट्रियोल वास्तव में सेंट्रियोल नहीं होता या वास्तविक सेंट्रियोल नहीं होता। ये हम कह सकते हैं कि स्पर्म के अंदर जो मिडल रीजन होता है इसका, इस मिडल रीजन के अंदर आप ये कह सकते हो कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होगी वही रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे रिंग सेंट्रियोल मानी जाती है। हालांकि वास्तविक सेंट्रियोल जैसे मैं बात कर चुका हूँ कि यहाँ प्रॉक्सिमल और यहाँ पे डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं। रिंग सेंट्रियोल वास्तविक सेंट्रियोल नहीं माना जाता। ये एक हम कह सकते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया को संभवतः बाहर की तरफ या यूँ कह सकते हैं कि मिडल रीजन से टेल रीजन की तरफ फिसलने से रोकने के लिए बनी हुई होती है। तो ये कुछ फैक्ट्स। इसी तरह एक शब्द पढ़ते हैं आप, मैनचीट। मैनचीट हम कह सकते हैं कि वो साइटोप्लाज्म होता है जो मिडल रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे हुए एक थिन लेयर या पतली फिल्म के रूप में होता है। तो ये शब्द आप इसमें पढ़ते हैं। और उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया मुख्य रूप से मानव के अंदर 74 डेज में पूरी होती है, 74 दिन में पूरी होती है। और ये क्रिया हम कह सकते हैं कि 11 साल की उम्र से प्रारंभ होकर लगभग 60 से 65 साल की उम्र तक जारी रहती है। हालांकि उसके बाद में इसमें थोड़ी सी बनने में या इसकी जो रेट है उसमें कमी आती है। ये शरीर की फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर नया टॉपिक लेकर के हाजिर होंगे, और उसके लिए हम कह सकते हैं कि जो वीडियो बनाए जा रहे हैं या वीडियो ये जो डाले जा रहे हैं वो वीडियो थोड़े से लेंथ में छोटे इसलिए हैं क्योंकि आपके फ़ोन की लिमिटेशन है कि आप कितना इसको सुन पाते हैं या कितना इसको देख पाते हैं, क्योंकि जो डाटाज है वो उसकी प्रॉब्लम होती है। इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना करके डाले जा रहे हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि सर वो ये सारी चीज़ें हैं वो एक साथ मिक्स हो रही है, एक साथ आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ये होच पोच हो रहा है। तो मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग सिलेबस को पहले देखिए, उसमें जो चीज़ें दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग मैं सीक्वेंसली आपको ये टॉपिक्स है वो डाल रहा हूँ या डिलीवर कर रहा हूँ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।